नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 5, जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। पाठ का शीर्षक था शासक एवं इमारतें, रूलर्स और बिल्डिंग्स। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक की NCERT किताबों पर आधारित चर्चाएं प्रतिदिन की जाती हैं और आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तमाम उन प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अनेक चर्चाएं देख सकते हैं। आइए देखें पहला प्रश्न। पाठ के आंतरिक भाग में चर्चा के दौरान हमने देखा था कि कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से पूछे गए थे। आइए देखें। राजेंद्र प्रथम तथा मोहम्मद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, किन रूपों में वे एक दूसरे से भिन्न थे। राजेंद्र प्रथम और मोहम्मद गजनवी की नीतियों की अगर बात करें तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वह वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगाया था। इसी तरह मोहम्मद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। दोनों के कई रूपों में भिन्नता है। मोहम्मद गजनवी ने कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया। मोहम्मद गजनवी भारत से धन लौटकर गजनी ले गया, लेकिन राजेंद्र प्रथम जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया उसे अपने ही राज्य में रहने दिया। एक और प्रश्न पूछा गया था पाठ के आंतरिक भाग में कि वास्तुकला की गौथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। ये पेज नंबर 72 पर आप देख सकते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीली ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसे प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उठते हुए पुश्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इन वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडियम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। आइए देखते हैं, आगे चर्चा शुरू करते हैं कि पाठ में कौन से प्रश्न थे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 था कि वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। टोडा निर्माण सिद्धांत या अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत, जैसे आप लोगों ने देखा था पाठ के चर्चा के दौरान कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। क्या करने लगे? अधिक कमरे हैं, अधिक दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। कमरे अधिक होंगे तो दरवाजे खिड़कियां ये सब अधिक होंगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर खड़ी खंभों में आर पार एक अनुप्रस्थ स्थिर रहकर बनाए जाते थे। वास्तुकार जब यह वास्तुकला की यह शैली को क्या कहते थे? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। चापाकार सिद्धांत दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अगला प्रश्न है, सिक्कर से आप क्या तात्पर्य है? सिक्कर से आपका क्या तात्पर्य है? मंदिर के शीर्ष से नीचे गर्भगृह स्थित होता है और मंदिर का शिखर कहलाता है। मतलब जो सबसे ऊंचा, जहां अंदर से लेकर के सीधे ऊपर तक जो स्थित होती है वह क्या कहलाता है? शिखर। सबसे ऊंचाई वाला स्थान शिखर कहलाता है। मंदिर का जो शीर्ष है
नीचे गर्भगृह से जो स्थित होता है और शीर्ष का स्थान शिखर कहलाता है। पितरादुरा क्या है? उत्कीर्णन संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर एवं अलंकृत नमूने पितरादुरा कहलाता है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 4, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? मुगल चारबाग की विशेषताएं देख सकते हैं। चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते हैं। यह बाग दीवार से घिरे होते हैं। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। और आइए देखें प्रश्न नंबर 5, किसी मंदिर से राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? आप देख सकते हैं उत्तर, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम भी क्या थे? इनसे मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर में अन्य लघु देवता शासकों के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवताएं थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। जिस तरह से राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। आइए देखें प्रश्न नंबर 6, दिल्ली में शाहजहां के दीवान एक खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? शाहजहां की पत्नी मुमताज़ 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़, उसकी मृत्यु 1631 में हो गई। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया, इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण कराया। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवान एक खास संगमरमर का बना अद्भुत इमारत है, जिसमें कई नक्काशियां बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता देखते हुए दीवान एक खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है या पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। आइए प्रश्न नंबर 7, मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता है कि मुगल दरबार से इस बात का संकेत कैसे मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा। मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से न्याय मिलेगा, क्योंकि बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा में जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा हाल का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी संभाव के साथ रहेंगे, मतलब सभी मिलजुल करके रहेंगे। प्रश्न नंबर 8, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। नंबर 1, यहाँ यमुना नदी के तट होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होता था। नंबर 2, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल थे। और नंबर 3, दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया
शहर निर्मित कराया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। आप देख सकते हैं पाठ के चर्चा के दौरान आप लोगों ने देखा वहाँ जो नदी के किनारे भवन बनाने के लिए परमिशन थी, वह केवल और केवल राजा के अलावा या नहीं शासक के अलावा दारा सिकों को दी गई थी। और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इससे भिन्न थे। अतीत के राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। नंबर 1, अतीत में राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। नंबर 2, किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। नंबर 3, उसके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज के युग में हम देख सकते हैं कि घरों को कहीं पर भी बना सकते हैं और गेट वहां पर लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ प्राचीन समय की तरह किलेबंदी अगर नहीं भी हो तो सिंपल सी चारदीवारी कर दी जाए तो वही काफ़ी रहता है, क्योंकि उस समय एक राजा को दूसरे राजा से आक्रमण का भय सताता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में लोग कहीं पर भी रह सकते हैं और किसी भी आक्रमण इत्यादि का भय नहीं रहता है। इस प्रकार से हमने चर्चा की कक्षा 7 पाठ नंबर 5 इमारतें और शासक और इमारतों के विषय में। आप लोगों को अगर यह चर्चा अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।